खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज वन से इफ्तार की बाबरकत ट्रांसमिशन बरकते रमजान। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है नकल का रुझान, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एम्बेरसिंग है, शर्मिंदगी का बायस है। और 90s में गालिबन नकल का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बिलखुसूस कराची और हैदराबाद और सूबे सिंध में, जिसकी वजह से कनाडा के एक अखबार ने किसी पाकिस्तानी की डिग्री को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था और ये बताया था कि हमें यकीन नहीं है कि आप इन्हीं नंबरों से पास हुए होंगे पाकिस्तान में जिस नंबर्स का इस सर्टिफिकेट पर ग्रेड आपका शो हो रहा है। तो ये इस बात की दलील है कि अगर हमने अपने मुल्क में नकल के रुझान को खत्म ना किया तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी डिग्रीज की जो वैल्यू है वो खत्म हो सकती है, खराब हो सकती है। इस वक्त तो खैर स्कूल्स बंद हैं, लेकिन देखा यही गया है कि पास करने के लिए असर व रसूख, पास करने के लिए जो ताल्लुकात, पास करने के लिए दबाव डाला जाता है, वो बहुत ही काबिल शर्मिंदगी है। और इसकी एक वजह शायद ये भी है कि लोग खुद अपने बच्चों को इस बात पे उकसाते हैं कि बेटा ये कोर्स कर ले, पास करवाना मेरा काम है। और ये सरकारी इदारे और अच्छे ग्रेड्स के ऑफिसर्स, इनकी फैमिलीज जो है वो इस तरह के काम जो है वो करती रही हैं। बदकिस्मती से तादाद बहुत थोड़ी है उनकी, सारे ऐसे नहीं होते, यकीनन उसमें अच्छे भी होते हैं, लेकिन कहा यही जाता है, जो सुना यही जाता है, तासुर यही है कि इसमें सरकारी इदारे या उनके अतराफ के लोग इन्वॉल्व होते हैं। मेरा आज इस मैटर को डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर हमने नकल के जरिए ही बच्चों को पास करवाना है तो फिर डायरेक्ट ही करवा लें, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। यानी जाली रजिस्ट्रेशन करवा दें, जाली स्कूल में एडमिशन करा लें, फिर सारे काम ही जाली कर लें, फिर इस निजाम को ही खत्म कर दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, इस मुल्क का कोई इदारा छोड़े ही ना, बच्चों की तालीम को भी ना छोड़ें। तो ऐसा तो ना करें। मतलब अब ये भी हो रहा है कि किसी और की जगह पे कोई और एग्जाम दे रहा है। यानी अगर शब्बीर का नाम है कि उसने एग्जाम देना है तो तस्वीर किसी और की है, नाम शब्बीर का है, एडमिट कार्ड शब्बीर का है, रिकॉर्ड शब्बीर का बनेगा, लेकिन फोटो उसकी जो एग्जाम देने जाएगा। ऐसे भी वाकयात हुए। पाकिस्तान नहीं है, नेगेटिव काम में दिमाग बहुत लगता है, लेकिन आप सोचें गुनाह भी है, हराम भी है, शर्मिंदगी का बायस भी है, बच्चों के साथ भी आप ज्यादती कर रहे हैं, कैरियर के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। इसके अलावा एक और काम यह होता है कि सर्टिफिकेट ही जाली बन जाती है। यानी अगर आप एग्जाम में पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो आप फेल हो गए तो ये वाली सर्टिफिकेट फेल वाली आपकी निकाल दी जाएगी, एक दूसरी जाली सर्टिफिकेट पास वाली रिकॉर्ड में लग जाएगी, उसी का ओरिजिनल आपको दे दिया जाएगा और उसी को आप इस्तेमाल करें। ये भी ज्यादती है, जुल्म है, और चोरी का गुनाह भी है, और किसी और मुल्क में होता तो इसकी बहुत बड़ी सजा होती। हमारे यहाँ जो है वो तालीमी असनाद के साथ छेड़छाड़ और इस तरह की हरकत और सकनात कोई नई बात नहीं है। स्कैंडल्स आते रहे हैं, नकल के स्कैंडल्स भी आते रहे हैं। कराची में तो एक वक्त ऐसा था कि एक तंजीम की बड़ी गुंडागर्दी थी, तो वो तो जो है वो असले के जोर पर नकल करवाती थी। लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ कि लोगों को अकल आ गई, हमारे नौजवान बच गए, हमारे नौजवानों की जवानियां बच गई। लेकिन इसकी कीमत मेरे प्यारे शहर कराची ने 30 साल की तनज़्ज़ुल की सूरत में अदा की। 30 साल हमारा शहर पीछे चला गया, लेकिन हुआ ये कि इस दौरान कई बच्चे नकल से पास हो गए, उनके कैरियर अच्छे हुए, बुरे हुए, जो भी हुआ, लेकिन हमारा शहर पीछे चला गया। तो याद रखिए, नकल से आप टेम्परेरी तो बच्चों को पास करवा सकते हैं, टेम्परेरी सर्टिफिकेट के जरिए अपना जाली रिकॉर्ड ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन आप माशरे में कोई बड़ा इंसान पैदा नहीं कर सकते। और फिर ये बड़ों की जिम्मेदारी है। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई बच्चा ये कहे भी, जवान ये कहे भी कि मुझे ऐसा काम करके दें, तो बुजुर्गों को चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कोई इंटरफेरेंस हम नहीं करेंगे, पढ़ना पड़ेगा। पास होते हो तो पास हो जाओ, फेल होते हो तो 10 साल इसी क्लास में सड़ते रहो। लेकिन ये रवैया नहीं। अच्छा बेटा, अच्छा हम बैठे हैं ना, आपको नकल कराएंगे, आएंगे 2 गनमैन आपको पेपर देके चले जाएंगे और देखते हैं कौन रोकता है आपको। अच्छा मेरा प्यारा बच्चा,
पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, बाकी ये लो वीडियो गेम खेलो। अगर आपका ये रवैया होगा कि आप बच्चों को उकसाएंगे इस काम पर, तो आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद होंगी, तबाह होंगी। तो आज इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए हमें कि हम नकल के रुझान को कैसे खत्म कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आप अपनी बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं कि किस तरह से हम नकल के रुझान को खत्म कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले ये रुझान लड़कों में ज्यादा था, सिर्फ लड़कों में ज्यादा था, लेकिन अब बदकिस्मती से बच्चियों में भी आ गया। लड़कियां भी नकल करती हैं, दुपट्टे के अंदर इसको क्या कहते हैं, फर्रे छुपा के ले जाती हैं, और ये बहुत ही गलत बात है कि बेटियां भी ये कर रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मोबाइल टेलीफोन आने के बाद पर्चे आउट हो रहे हैं, पर्चे आउट हो जाते हैं। यानी जो पर्चा 9 बजे मुझे देने के लिए जाना है, मैं 8 बजे जब सेंटर गया तो 7:30 बजे मुझे कहा गया आप आ जाना। कल से मैं 7:30 बजे गया तो जो पर्चा 9 बजे आना है वो 7:30 बजे मुझे मिल गया और हल किया हुआ मिल गया। बाज व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया बाज लोगों ने, और व्हाट्सएप ग्रुप पे सुबह अर्ली मॉर्निंग पूरा पर्चा हल होके आ जाता था कि ये आ रहा है पर्चा और इसका ये जवाब है। जल्दी जल्दी बच्चों ने इसके पर्चे बनाए, जो कुछ याद था थोड़ा बहुत वो जहन में था, बाकी लिख लिया। और ये 8 सवाल हैं, चूंकि 80 में से 8 सवाल आ गए तो नकल करना या याद करना या फर्रे बनाना सब आसान हो गया। 8:45 बजे सेंटर पहुंचे, जेब भरे हुए थे, हो गया काम। आप कुछ असातिज़ा की भी कमजोरी इसमें सामने आई है। कुछ असातिज़ा भी पेपर्स लीक करते हैं, कुछ असातिज़ा और एग्जामिनर्स का भी इसमें अमल दखल सामने आया है, वो नरमी करते हैं। पैसों का अमल दखल भी सामने आया बदकिस्मती से कि पैसे देकर या लेकर भी नकल करवाई जाती है। तो ये सारे तरीके हमारे मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने नौजवान नस्ल के साथ क्या कर रहे हैं। हम क्यों नहीं समझते कि नकल से पास होना टेम्पररी, तो वक्ती तौर पर तो हम नताइज हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा, हमारे मुल्क का बच्चा, आपका जवान, हमारे मुल्क का नौजवान एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता। एग्जाम्पल इसकी ये है कि अगर आपने कहा कि बेटा वकालत कर लो, वो कहेगा बाबा बहुत मुश्किल काम है, कहेगा बस तुम फॉर्म फिल करो, पास करवाना मेरा काम है। आपने बच्चे को 2-4 किताबें इधर उधर की पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो घूमता फिरता रहेगा, रात को जूस पिएगा, घूमेगा फिरेगा और अपने दोस्तों के साथ होटलिंग करेगा। और इसके बाद जब एग्जाम से 5 दिन पहले अप्पू कहेंगे कि ये तुम्हारा एडमिट कार्ड है और मेरा दोस्त है ना वो तुम्हारी जगह बैठ के एग्जाम देगा। एग्जाम दिए, पास हो गया, डिग्री मिल गई, काला कोट पहन लिया, जब पाकिस्तान से बाहर गया या यहाँ पर भी पाकिस्तान में किसी बड़े फोरम पे गया, किसी दफा, किसी आइन की शिक के बारे में, किसी कानून के बारे में कहीं कोई सवाल आ गया तो सर पे खारिश करते हुए बोलता है कि अभी मेरे जहन में नहीं है। जहन में कैसे होगा? आपने तो पढ़ा ही नहीं है, ना आपने एग्जाम दिया है। आपके तो वालिद साहब ने असर और रसूख की बुनियाद पे कहा था बेटा वकालत कर लो, बस नाम के आगे एडवोकेट लिखवा लो, इसी तरह नाम के आगे डॉक्टर लिखवा लो, इसी तरह नाम के आगे जो है वो इंजीनियर लिखवा लो। सारे काम नकल से करने। अच्छा, अब इस नकल के साथ साथ मिस यूज ऑफ डिग्री भी हो रहा है। मिस यूज ऑफ डिग्री क्या है? मिसाल के तौर पे चीनी दंदान साज खुले हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो दंदान साज नहीं है, वो तो मिस्त्री है, वो तो प्लम्बर है, वो तो मैकेनिक है। उनका तो इस डेंटल फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना उन्होंने 4-5 साल पढ़ा है इसको, ना सर्जरी पढ़ी है, तो वो दंदान साज बन गए। हमारे यहाँ जो है कराची में शायद एम्प्रेस मार्केट पे है कुछ जो है वो निगार सिनेमा की तरफ है, निश्तर रोड पर, पान मंडी की तरफ, तो ये दंदान साज है सारे। तो ये लोग कौन है? इनको किसने इख्तियार दिया कि ये लोगों की सेहत से खेलें? ये प्लास और पाना और पेचकस और पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हुए हैं, और एक ही काम इनको आता है, जो जाता है उसके दांत चमका देते हैं, वो बस कहते हैं बस सब हो सके से, और 2 मंजन या टूथपेस्ट रखी है वो लगा देते हैं, दांत सुन हो जाता है। हम कहते हैं मजा आया, डॉक्टर साहब ने क्या कमाल किया, पूरा दांत मेरा साफ हो गया माशाल्लाह। ये दंदान साज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जिसने एग्जाम नहीं दिया वो पास हो जाता है, जिसने पास नहीं होना वो डिग्री ले लेता है, जिसने डिग्री ली ही नहीं है वो दवाखाना खोल लेता है। तो सारे का सारा काम तो पैसों से हो रहा है। क्या मुझे अगर ये बात मालूम है, आपको ये बात मालूम है, तो हमारे अहम इदारों को नहीं मालूम कि ये सब कुछ हो रहा है? कौन सा इदारा इसको चेक करेगा? सेहत का इदारा फारिग हो गया हमारा,
कानून के इदारे का आपको पता है क्या हाल है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे इदारे बने हुए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो भी फारिग हैं। तो सारी चीजें जो है ना, हमारा तो पूरा ये इस वक्त सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जैसे ये कोरोना आया, जहाँ दुनिया के सिस्टम्स के पता चल गया, वहाँ हमारा सिस्टम तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया। हम तो आपस में किसी मामले पर बैठने के लिए तैयार नहीं। अब देखें, इतना बड़ा सेहत का इशू है कोरोना का, लड़ रहे हैं 10 दिन से। कौमी असेंबली का इजलास बुलाओ, बताओ फंड्स कहाँ से आए, किसको गए, किसको नहीं गए, कहाँ गए, कितनी इमदाद आई, कितने कर्जे माफ हुए, किस किस को कितने पैसे, सब। अच्छा भाई चलो बुला लेते हैं। कौमी असेंबली का इजलास बुलाया, गैर संजीदगी ये है कि हमारा अपोजिशन लीडर भी गायब, हमारा वजीर आजम भी गायब। कहते हैं कौम का हमें क्या कौम का, बस हम आराम कर रहे हैं, आप करो बा इजलास खेलते रहो। तो हमारे यहाँ कोई इदारा, कोई निशिस्त, कोई शख्स किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसी वजह से नकल का रुझान बढ़ रहा है, जाली डिग्रीज का रुझान बढ़ रहा है, लोगों ने जाली दवाखाने खोले हुए हैं, इसका रुझान बढ़ रहा है। तो हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमें आने वाली नस्लों को बचाना है। चाहे आपको कोई ऑफर करे, मेरे नौजवानों आपसे मैं मुखातिब हूँ, बच्चों आपसे मुखातिब हूँ, चाहे कोई ऑफर करे, आप यही कहें मैं पढ़ के पास होऊंगा, अगर एक आध पेपर में रह के दोबारा ट्राई करूंगा, लेकिन नकल नहीं करूंगा। तो आप पॉलिश होंगे, साफ सुथरे होंगे, किसी जगह बैठेंगे अपनी डिग्री लेकर तो जवाब दे सकेंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 1 से बरकते रमजान की रूह परवर नशरियात। इफ्तार के बाबरकत लम्हात में रोजाना की तरह आओ बात करें का हमारा सेगमेंट है, और आज हमने पहले हिस्से में गुफ्तगू की नकल के रुझान के बारे में, और अब दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के मायानाज शोहरा आफाक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उस्ताद नात ख्वानी, फन नात ख्वानी अलहाज से फसीउद्दीन सोहवर्दी साहब से गुफ्तगू करेंगे। वो हमारे साथ स्काइप पर हैं, चूंकि तबीयत उनकी नासाज है, और मशवरा मुझ समेत और भी लोगों का यही है कि वो कुछ दिन आराम कर लें। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनका साया तादेर हम पर कायम रखे, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, और अभी उनसे बहुत काम अल्लाह ने, उसके रसूल ने लेना है फन नातख्वानी के हवाले से। तो फसी भाई हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह शबीर अबू तालिब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ, और काफी टीवी चैनल मुझे जो है वो इस तरह ले रहे हैं जिस तरह आपने मुझे अपने प्रोग्राम में। हम तो आपको वैसे ही ले रहे हैं, बस आपको पता ही नहीं है, ख्यालात में ले रहे हैं हम आपको, और आपका जिक्र होता ही रहता है बिल्कुल। अच्छा फसी भाई ये बताएं कि घर बैठकर किस तरह से वक्त गुजर रहा है? नहीं, घर बैठ के मैं फारिग नहीं बैठा हुआ, हमारा तो फेसबुक का प्रोग्राम भी चल रहा है, और फिर रोजाना किसी न किसी टीवी चैनल के ऊपर वो स्काइप के जरिए से या वीडियो लिंक के जरिए से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि तबीयत अब आपकी कैसी है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है, और रेस्ट की क्या सूरत हाल है, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, और डॉक्टर ने ये कहा है कि इंशाल्लाह 1.5-2 साल आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये बताया कि पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले हैं, आपका आना जाना पाकिस्तान के बाहर बहुत है, सारे लोग राब्ते में भी होंगे। ये जो भी मौजूदा सूरत हाल है, सब कुछ बंद है, तो वहाँ बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं? मैंने तो चला जाना था 24 तारीख को अमेरिका वापस, लेकिन अभी चूंकि ये फ्लाइटों का सारा सिलसिला बंद है, तो बाहर भी जो है वो लोग परेशान ही है। मैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस से जो है पूरी इंसानियत को महफूज रखे। आमीन। अच्छा ये बताएं कि फन नातख्वानी के हवाले से आप हर साल रमजान में बिलखुसूस और पूरा साल बिलउमूम आप नजर आते थे महफिलों में और टेलीविजन पर, तो आप जान है रमजान की कि फसी भाई को लोग ढूंढते हैं, कौन से चैनल पर हैं, उनसे कलाम सुनना है, उनका कलाम सुनना है, उसी चैनल को लोग स्विच करते थे। मेरे यहाँ आप तकरीबन पूरा महीना लास्ट ईयर आप शहरी में रहे, तो आपको भी तो कमी महसूस होती होगी कि वो माहौल तो यकीनन फेसबुक पर या स्काइप पर अभी ऐसा नहीं है जैसे वहाँ होता था। आपसे थोड़ा सा प्यार भी हो जाता, मिजाज भी हो जाती है, गुफ्तगू भी हो जाती है। ये जरूर है कि स्टूडियो में आने की कमी को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप जैसे
بھائیوں نے جنہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر مجھے کسی نہ کسی لنک کے ذریعے سے دیا، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مصروف رکھا اور پورا رمضان میں کسی نہ کسی ٹی وی چینل پہ مصروف رہا، اسکائپ کے ذریعے سے یا ویڈیو لنک کے ذریعے سے۔ کیا بات۔ اچھا تو فصیح بھائی کوئی کلام سنانے کی پوزیشن میں ہے آپ؟ کوئی آپ کو طبیعت کا مسئلہ تو نہیں ہے تو ایک آدھ کوئی کلام ہی سنا دیں؟ میں تو الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ ایک میں نے منقبت آپ کے ہاں پڑھی تھی حضرت مولا کائنات مولا علی کی بارگاہ میں، اچھا ٹھیک ہے، وہ پڑھوں یا میں آج چاہتا ہوں آج نیا کلام آپ کو سناؤں؟ حضور آپ 3 کلام پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں آپ بس جو آپ کو ٹھیک ہے۔ شعور و عرفان آگہی ہے، علی علی ہے، واہ واہ، علی علی ہے، علی علی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ شعور و عرفان آگہی ہے، واہ واہ، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ سر عنوان زندگی ہے، واہ واہ، علی علی کیا بات ہے، علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، واہ واہ واہ، نہ اس میں عادت سوال کی ہے، اللہ اللہ، نہ فکر مال و منال کی ہے، اللہ، نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے، کہ طرف دنیا جھکی ہوئی ہے، اللہ اللہ، علی ہے، علی 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 علی ہے، جلال موسیٰ کے زود عیسیٰ، واہ 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 واہ، ہے روشن عیسائی میں، کیا بات ہے، جلال موسیٰ کے زود عیسیٰ، بھی ہے روشن عیسائی میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی 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 ہے، مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، واہ واہ، کہ ہے حقیقت کے رنگ سار، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، واہ واہ کہ واہ، ہے حقیقت کے رنگ سارے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، اللہ، علی علی ہے، علی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا فصیح بھائی پچھلے 2-3 سال ہم ساتھ رہے سحری میں اسپیشلی، تو ہمارے ساتھ یوسف میمن، راشد اعظم اور ذوالفقار حسینی بھی تھے، اور ممتاز عالم دین ڈاکٹر فضل احمد بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اس سال یہ چاروں نہیں ہیں، تو مطلب میرا تو سیٹ جو ہے نا اس میں 4 لوگ سیٹ سے آؤٹ ہو گئے، تو کیا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ یقیناً ان لوگوں کی کمی جو ہے وہ شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ان کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ اور امجد صابری کو بھی پتہ نہیں چلا 4 سال ہو گئے۔ یقیناً امجد صابری صاحب کے ساتھ تو میں نے ان کی زندگی کا جو آخری پروگرام تھا وہ میں نے ایک سیٹ پر، ایک چینل ٹی وی چینل پر ان کے ساتھ کیا تھا۔ جی جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا میں تو پنجتن کا غلام ہوں،
میں تو پنجتن کا غلام، میں تو پنجتن کا غلام، میں غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، ہے تو پنجتن کا غلام۔ واہ واہ۔ مجھے عشق سر و سمن سے ہے، واہ واہ۔ مجھے عشق سارے جوان سے ہے، کیا بات ہے۔ عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے اللہ اللہ۔ عشق کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمر سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، اللہ اللہ۔ جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہیں کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں۔ کیا بات ہے۔ میں تو پنجتن کا غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا فصیح بھائی، نئے ثنا خانوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ کس راستے پہ جائیں، کس ڈگر پہ جائیں؟ اب ایسا لگتا ہے کہ محفلیں اور زیادہ رش اور ہالز میں جو پروگرامز وغیرہ ہوتے تھے، شاید ابھی 2-4-6 مہینے تو پوری دنیا میں مشکل ہی لگتے ہیں، اور ہو سکتا ہے سال بھی لگ جائیں، اور بعد میں سٹارٹ بھی ہو جائیں، تو یہ جو ایک دوسرے سے فاصلوں کا معاملہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں 1 سال تک لگتا ہے زندہ رہے گا بدقسمتی سے۔ تو نوجوانوں کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ان کو 4-6-8 مہینے ملے ہیں، پختہ ہو جائیں اپنی جو کلام یا فن میں؟ یہ جو وہ وقت ان کو ملا ہے، اس کے اندر وہ نعت خوانی کی تربیت حاصل کریں، جو کونا مشق نعت خوان ہے، اساتذہ نعت خوان ہیں، ان کے پاس جائیں، اور یا ان سے کسی ویڈیو لنک کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ کریں۔ اور دیکھیں، میں شبیر ابو طالب بھائی، میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نعت شریف کے اوپر 3 باتوں پہ زور دیتے تھے، وہ میں یہ دیتے کہ وہ یہ باتیں یہ تھیں: ایک تو معیاری کلام ہو، اور کسی آدمی کا کلام ہو تاکہ اس کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وہ حضور علیہ السلام کی تاریخ، غلطی کا احتمال نہ رہے، غلطی کا احتمال نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے تلفظ کی ادائیگی پہ میرے والد صاحب بہت زور دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ترنم پہ۔ تو یہ 3 ہیں: اعلیٰ معیاری کلام، پھر تلفظ کی ادائیگی، اور پھر اس کے بعد ترنم۔ واہ 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 واہ۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے کوئی رمضان ملک سے باہر گزاری، 1 یا 2 یا 3؟
मैंने तो कई रमजान मुल्क से बाहर गुजारे हैं, और सब अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने भी रमजान मैंने मुल्क से बाहर गुजारे हैं वो सब मदीना शरीफ में गुजारे, माशाल्लाह, मक्का शरीफ माशाल्लाह। मदीना। अच्छा, तो कोई खास वाकया आपकी जिंदगी का जो रमजान में हुआ हो, कोई खास ईद जो आपने मुल्क से बाहर गुजारी हो, कोई खास रमजान जिसमें आपको लगा हो कि वो जो रमजान थी ना वो मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रमजान थी, उसमें लुत्फ आया, कोई खबर मिली हो, कोई खुशी मिली हो, जिंदगी का कोई अहम वाकया हुआ हो रमजान में? मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत वो अहम रमजान था कि जो मैंने अपने वालिद गिरामी अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सुहरावर्दी अपनी वालदा के साथ 1989 के अंदर मदीना शरीफ में गुजारा। और उसकी एक रात, एक दिन, एक नमाज जो है और एक घड़ी जो है मदीना शरीफ की मुझे याद है, और वो पहली मेरी ईद थी मदीना तैयबा की, और उस ईद को भी मैं सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकता। और मुझे उस दिन पता चला कि हकीकी खुशी क्या होती। क्या बात है। अच्छा बताएं, जब आपको वालिद याद आते हैं तो उनकी कौन सी चीज याद आती है, कौन सी अदा याद आती है? मुझे उनकी डांट भी याद आती है और मुझे उनका प्यार भी याद आता है। वाह वाह वाह। और उनका सबसे, सारे कलाम बहुत अच्छे हैं। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौन सा कलाम आपको लगता है कि ये वो कलाम है कि जिसे बस पढ़ता हूं तो दिल चाहता है पूरी रात रिपीट करके पढ़ता रहूं? मुझे अब्बा जी की वो नाज शरीफ जो है वो हमेशा मेरे जहन में गूंजती है कि जो अब्बा जी खुद मुझसे फरमाइश करके कहते थे फसलुद्दीन मुझे ये कलाम सुनाओ, वो है ए इश्क नबी मेरे भी दिल में समा जा। बस तो फिर इसके दो अशार हो जाए। ए इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। सुभान अल्लाह। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी। आमीन 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 आमीन। जिससे ख्वाब में हो जाए वाह 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 वाह। दीदार नबी हासिल, दीदार नबी हासिल। वाह वाह। इश्क कभी मुझको नींद सुला जाना। वाह 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 वाह। बहुत खूब, माशाल्लाह। फसी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और शुक्रिया शबीर अबू तालिब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ये थे अल्लाह से फसीउद्दीन सोहरावर्दी साहब। चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आओ बात करें, हमारा सेगमेंट चल रहा है, टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं नकल के रुझान की जानिब, और इससे मुतालिक गुफ्तगू इसलिए करना जरूरी है कि नकल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और कोई शहर, कोई मुल्क या कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूशन मशहूर हो जाए, इसमें बदकिस्मती से शोहरत मिल जाए उसे कि यहाँ पर नकल ज्यादा होती है, तो उसकी रेपुटेशन खराब होती है और फिर उसकी डिग्रीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन हमारे मुल्क में तो सारा मामला ही बिगड़ा हुआ है। जैसे ही मैट्रिक के एग्जाम या इंटर के एग्जाम शुरू होते हैं, एग्जाम से पहले ही खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि नेटवर्क्स तैयार हो चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं और असातिज़ा पकड़े गए, और जहां प्रिंटिंग होती है वहां से लोग पकड़े गए। और पकड़ने के या पकड़े जाने के बावजूद भी जिस दिन पेपर होता है उससे 1 घंटे पहले पता चल जाता है कि पेपर आउट हो गया, पर्चा आउट हो गया, फिर एग्जाम मुलतवी होते हैं, दोबारा होते हैं, फिर नकल होती है, फिर आउट होते हैं, फिर नकल होती है। कहाँ बचेंगे? और मैंने जैसे कि बताया, मेरिट चूंकि हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ वजीर तालीम जिसे बनाया जाता है, न जाने तालीम में उसको महारत है या नहीं है,
चाहे वो सूबे के हों, विफाक के हों, या सूबों के हों, विफाक के हों, बल्कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में और पीएचडीज की और आला तालीम याफ्ता लोग जो फारिग होते हैं, उनको डिग्रीज वो लोग दे रहे होते हैं जो खुद इंटर फेल होते हैं। यानी मेहमान खुसूसी का खुद लेवल ये है कि वो ग्रेजुएट उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो डिग्रीज दे रहे होते हैं आला तालीम याफ्ता बच्चों को। तो सूरत हाल हमारे यहाँ बहुत खराब है तालीम के हवाले से। हम हर सियासी जमात को ये कहते हुए सुनते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो तालीम के बजट को बढ़ा देंगे, सेहत के बजट को बढ़ा देंगे, लेकिन दोनों बजट वहीं के वहीं हैं। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे या परसों कि हम सेहत के हवाले से भी गुफ्तगू करें कि हमारे हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, लेकिन तालीम के हवाले से आज जब मैं बात करूंगा तो बजट बढ़ाने की बात सभी करते हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? पंखे नहीं है। गांव के अंदर सरकारी स्कूल है, पंखे नहीं है। और जब पंखे नहीं थे तो बच्चे यूं पंखा हाथ से करके लिख रहे थे। और फिर मेरी निगाहों में वो स्कूल आई जिसमें छत ही नहीं थी और पंखे साइड पे पड़े हुए थे, लगाए कहां? तो जब तालीम का ये आलम होगा, इस संजीदगी में हम या इस संजीदगी का मुजाहरा करेंगे या इस गैर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, तो बच्चे कैसे निकलेंगे? फिर बच्चे कहेंगे शॉर्टकट इस्तेमाल करो, नकल करो, पास हो जाओ, जान छुड़ाओ। तो ये सारी चीजें हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हम अपने तालीमी सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े मराकिज हमारे यहाँ बने हुए हैं, गाँव में भी बने हुए, शहरों में भी बने हुए। मैंने खुद विजिट किया और अच्छी इमारतें बनी हुई हैं। उनको अगर ठीक किया जाए, साफ सुथरा किया जाए, असातिज़ा की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए और स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म, तालीम वगैरह अच्छी की जाए, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। बातें हमारे यहाँ बहुत हैं, कोई 10, 20, 30 स्कूल अच्छे हो जाते हैं तो हम शोर मचा देते हैं कि हमने तालीमी निज़ाम में इनकलाब बर्पा कर दिया। जो आता है वो यही कहता है मैंने तालीमी निज़ाम में, तालीमी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। लेकिन होता यह है कि जो तालीम और आला तालीम देने वाले हमारे इदारे हैं, उनकी रुकनियतें खत्म हो जाती हैं और पूरे इदारे ही खत्म कर दिए जाते हैं रातों रात। तलबा परेशान है। अभी बीच में मेडिकल से मुतालिक हुआ था, खत्म हो गई, वो पूरी इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो गई, वो इदारा ही खत्म हो गया रातों रात। सुबह जब सब उठे तो वो इदारा था ही नहीं। तो तालीम के साथ हमने वो कुछ किया है जो यकीनन दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं होता। श्रीलंका जैसे मुल्क में भी, जहाँ गुर्बत भी है बहुत ज्यादा, वो तरक्की की तरफ गामजन नहीं भी हैं बज़ाहिर, लेकिन तालीम के मामले में वो बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जब पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो वो डिग्रीज लेते हैं और आला रैंक से पास होते हैं। यहाँ से जब लड़के लड़कियां हमारे पढ़ने जाते हैं तो बेस्ट स्टूडेंट्स में होते हैं। वजह क्या है? वजह ये कि जहन तो उनका अच्छा है और वो पढ़ना भी चाहते हैं, शौक भी है, लेकिन नहीं पढ़ सकते। लोग हमारे यहाँ कहते हैं हमारे यहाँ जहालत है, हमारे यहाँ तो 8वीं के बाद जो लोग पढ़ते नहीं है। अरे भाई, पढ़ना चाहते हैं तो आपने पढ़ने के लिए माहौल कहाँ दिया है? तो पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो नकल एक सेक्टर है या एक फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नकल की तरफ लेकर जा रही हैं। और जब असातिज़ा से या उन बाअसर लोगों से पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो या तो पैसों का रोना रोते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। जैसे हर कोई कह देता है मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं। पुलिस वाला अगर रिश्वत लेता है तो जब उसको कहा जाता है कि भाई आपको ये करना ज़ेद तो नहीं देता, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मेरी तनख्वाही कम है। इनको पूछे तो ये कहते हैं कि हम इतने में गुजारा ही नहीं होता, हम क्या करें। तो सारी चीजें, सारे लोग जो है ना वो अपने अपने दलाइल तैयार रखते हैं, अपने अपने रास्ते के लिए सबूत तैयार रखते हैं, उज़्र तैयार रखते हैं, बहाना तैयार रखते हैं। ये नहीं देखते कि इससे कौम का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, मुल्क की बदनामी हो रही है, मुल्क का वक़ार गिर रहा है। इस तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं होती, जिसका असर ये पड़ता है कि हमारा तालीमी निज़ाम मफलूज हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी काबिल जिक्र यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका नाम दुनिया की बेस्ट 200 यूनिवर्सिटीज में आता हो, जो मेरी मालूमात के मुताबिक। और किसी ने तो मुझे कहा कि शब्बीर भाई आपने 200 कह दिया, 400 में भी नहीं आता। तो हम सारे के सारे यहाँ प्रोफेसर बने हुए। टीवी खोलो तो ऐसा लगता है सारे तालीम याफ्ता हमारे मुल्क में, सोशल मीडिया खोलो तो ऐसे ऐसे हाथ हिला ला के लोग तबसरे और तज्जिए कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि सारे पीएचडी होल्डर हमारे पास ही हैं। और हमारे सियासी टॉक शोज में और इधर उधर की जो बातें करने वाले हैं,
हमारे नित नए नए लोग जो पॉलिटिक्स में आए वो इस तरह से हमें इकोनॉमी सिखा रहे होते हैं और इस तरह से हमें तालीम के मुतालिक हल बता रहे होते हैं, सेहत के निज़ाम के हवाले से हल बता रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही पढ़े लिखे माशरे में आ गए जहां मुकाबला हो रहा है कि कौन कितना ज्यादा आला तालीम याफ्ता है, लेकिन अंदर से सबके डब्बे गुल हैं। अदाकारियां हम करवा लें, हमसे कोई भी करवा ले, हम अदाकारियां कर लेंगे और ऐसा शो करेंगे कि हमसे बेहतर कोई भी नहीं है, लेकिन असल हमें किसी चीज का कुछ पता नहीं है। हमने हमारे निसाब का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो परफेक्ट निसाब दे सके। हमारे मुल्क में वो तालीमी इदारे ज्यादा चल रहे हैं जिनके सिलेबस बाहर से आते हैं। क्यों कि सिलेबस पाकिस्तान में बनाने वाले लोग नहीं हैं। कभी हम अल्लामा इकबाल के अशार निकाल देते हैं, कभी हम कुरानी आयात निकाल देते हैं, कभी हम जिहाद से मुतालिक जुमले जो है वो अपने निसाब में डालते हुए डरते हैं कि बाहर की दुनिया नाराज ना हो जाए। अरे भाई, आपका कल्चर है, आपकी सकाफत है। यहाँ तक कि हमारे हीरोज के नाम हम निकाल देते हैं और पॉलिटिकल लोगों के नाम डाल देते हैं। हमारे निसाब का क्या हाल हमने किया, हमारी किताबों का क्या हाल किया। बच्चों के एग्जाम होने के बाद नए साल का आगाज हो जाता है, लेकिन जो 15 दिन पहले किताबों की लिस्ट मिली थी वो किताबें लेने के लिए मार्केट में जाओ, किताबें नहीं मिलती। लिस्ट हमें मिली है कि ये किताबें ले लें ताकि बच्चे परसों से पढ़ सकें। जब लेने जाते किताबें नहीं, वजह क्या, शॉर्ट हो गई हैं। शॉर्ट नहीं होती, 20 रुपए पर किताब बढ़ाना होता। कागज महंगा हो गया, बाइंडिंग महंगी हो गई, ये हो गया वो हो गया, इतने बहाने हमारे यहाँ हैं। और जब इस सिलेबस को तैयार करना हो तो एक बंदा पैराशूट से उठ के चला आता है, वो कहता है जो पिछलों ने किया वो गलत किया, ये नहीं, ये वाला मजमून जाएगा। फिर एक और बंदा जो है वो तैनात कर दिया जाता है, एक को हटाकर, वो आके कहता है कि सबने गलत किया, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। तो दुनिया भर में तालीम और सेहत पर खर्च भी किया जाता है, इसे संजीदा लिया जाता है। हमारे यहाँ न इसे संजीदा लिया जाता है न इस पे खर्च किया जाता है, और करप्शन तो हमारे यहाँ उरूज पर है। मैं तो मानता ही नहीं हूँ, चाहे कोई कितना ही कह दे कि फलां ईमानदार है, फलां अच्छा है, ये हुकूमत अच्छी थी, पिछली अच्छी थी, इससे पिछली अच्छी थी, ये इसमें अच्छे लोग हैं, पिछले में अच्छे लोग थे, इससे पिछले में बहुत अच्छे लोग थे। मैं ये समझता हूँ मिन हैसुल हुक्मरान, मिन हैसुल हुकूमत, हमारी मिन हैसुल गवर्नमेंट, करप्शन हम खत्म नहीं कर सके, किसी शोबे में नहीं कर सके। शायद बढ़ तो गई होगी, कम नहीं हो सकी और ना कम होने के कोई चांसेस हैं। अभी भी स्कैंडल्स आ रहे हैं, अभी भी चीजें हो रही हैं, पहले भी हो रही थी, इससे पहले भी हो रही थी, और आने वाले वक्त में भी इसके खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। जो काम आज भी आप चाहें वो पैसे देकर हो जाता है, लोग यही बताते हैं, और ये अफसोसनाक है। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं। पैसे दे के काम करवाना ये गुनाह है, पैसे देकर काम करवाना ये मुल्क को खराब करना है, पैसे दे के काम करवाना ये बच्चों और नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलना है। पैसे दे के काम करवा कर आप वक्ती तौर पर तो तसल्ली, तशफ़ी या इत्मीनान महसूस कर लेते, लेकिन असलन हम अपने मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। और हमें इस बात को समझने में न जाने और कितनी देर लगेगी, और कितनी हम तबाही देखना चाहते हैं और कितनी बर्बादी हम देखना चाहते हैं कि इसके बाद हम इस बात को समझेंगे कि हम अपने मुल्क के साथ क्या घिनौना खेल खेल रहे हैं। गाँव के अंदर मैं कभी जाता हूँ, अंदरून सिंध या पंजाब, तो वहां पर लोग कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। बोले ये तासुर गलत है कि गांव में बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। बोला हमारे बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, कोई वडेरा हमें तंग नहीं करता, कोई जागीरदार हमें तंग नहीं करता, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे शहर के बच्चों की तरह पढ़ें। मतलब तालीम क्या होगी, स्कूल ही बंद होता है, हफ्ते में 6 दिन स्कूल बंद होता है, 1 दिन मास्टर आता है, ना वजीर का कुछ पता है ना। और सब केपीके में भी यही हाल है, पंजाब में भी यही हाल है, कश्मीर में भी यही हाल है, सिंध में भी यही हाल है, बलूचिस्तान में भी यही हाल है। इतना बुरा हाल तालीम का हमने किया है। हालांकि आप देख लें क्रिकेटर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, ये सब ऐसे इलाकों से आ रहे हैं जो गांव या गांव से करीब इलाके, तो सलाहियत तो वहां बहुत है। हम ही नहीं चाहते कि वहां के लोग ऊपर आए। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे, हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ होंगे, और अब तालीम के बाद हम चलेंगे सेहत की तरफ, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।